हे गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। और आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 600 से 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की बात की थी। इसमें हम लोगों ने बात की थी किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी, किस प्रकार से प्रशासन संभलता था। किस प्रकार का प्रशासन उस समय पर था। आज इस अध्याय में हम लोग बात करेंगे, ये आपका चैप्टर थर्ड है, 12th एनसीईआरटी पार्ट वन का। इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ समाज के बारे में, कि समाज किस प्रकार का था। ये चैप्टर का नाम है आपका बंधुत्व, जाति एवं वर्ग। इसकी हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे आरंभिक समाज के बारे में। आरंभिक समाज किस प्रकार का था, और समयावधि की बात करें, कालक्रम की बात करें, तो ये लगभग आपका जो है 600 ईसा पूर्व, लगभग 600 ईसा पूर्व से हम 600 ईस्वी की बात करेंगे। तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य में जितने भी आपके वंश आए, जितने भी आपके राजा महाराज आए, उन सभी के समाज के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप समझ सकते हैं कि हम लोग लगभग 1200 साल की बात कर रहे हैं। तो 1200 साल में समाज में किस प्रकार सी प्रथाएं प्रचलित थीं, समाज में जाति प्रथा थी या फिर नहीं थी, जाति प्रथा थी तो किस लेवल पर उस जाति प्रथा को फॉलो किया जाता था, शूद्र की स्थिति क्या थी, जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी स्थिति क्या थी, क्या समाज में अंतर जातीय विवाह होते थे, क्या समाज में जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको राजा बनने का अधिकार दिया जाता था या फिर नहीं दिया जाता था। इन सब की हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और 2021, 2022 और 2023 आपका टारगेट है, तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको एजुकेटर के साथ इंगेज होने का, यानी कि आप जितने भी डाउट हैं सारे के सारे डाउट आप एजुकेटर से पूछ सकते हो। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे कोर्स मिलेंगे। आपको वीकली और मंथली बेस पर मॉक टेस्ट, और आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद यूपीएससी सीएससी पे क्लिक करना है। फीस अभी मैं बताऊंगा। ये कुछ बातें मेरे बारे में हैं, जो भी स्टूडेंट मेरे बारे में नहीं जानते हैं वो देख सकते हैं। और ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अनअकैडमी पर मुझे भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से फॉलो कर सकते हैं, जिससे मेरी क्लास की सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। यहाँ पर सभी एजुकेटर को आप एक्सेस कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं, लगभग 120 प्लस एजुकेटर हैं। तो आप किसी भी कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हो, जो भी आपको इच्छा हो, जिस भी कोर्स को आप एक्सेस करना चाहते हैं, है ना, उसको आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बीएस लाइव कोड का यूज़ करोगे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही कोर्स आपके लिए विजिबल होंगे। सभी 120 एजुकेटर, जिसमें कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी शामिल हैं, सभी को आप देख सकते हैं। लगभग 15,519 कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप अपने कोर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं कि हिस्ट्री मुझे इस टीचर से पढ़ना है, ज्योग्राफी मुझे इस टीचर से पढ़ना है, तो आपके हिसाब से ये चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, प्लस और आपके पास आइकॉनिक। आइकॉनिक ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको पर्सनल कोच मिलेगा जो समय समय पर उनकी हर एक गतिविधि पर ध्यान रखेगा, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो इन इन सभी बातों को जो है पर्सनल कोच बताएगा। ओके, तो ये प्लस की फीस है। आप एक साल की फीस 49,500, 2 साल की 72,000 और 3 साल की 90,000 है। इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप यहाँ पर बी एस लाइव, बी फॉर भूपेंद्र, एस फॉर सिंह, LIVE लाइव, इसको आप अप्लाई करोगे रेफरल कोड को, तो आपकी 10% की फी 10% जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर आइकॉनिक की जो फीस है 1 साल की, 2 साल की और 3 साल की, आप देख सकते हैं यहाँ पर आफ्टर 10% डिस्काउंट 62,550, 96,300, और ये आपकी हो जाएगी इतनी। ओके, तो यहाँ पर भी आपको BS लाइव कोड का यूज़ करना है। ओके, तो ये आपका प्लस हो गया, ये आपका आइकॉनिक हो गया। यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसकी भी फीस है। यहाँ पर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल इस हिसाब से भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, BS लाइव कोड का यूज़ करोगे इंस्टेंटली तो। ओके, आपके लिए एक कॉम्बैक्ट है, इसमें आपको
जो क्वेश्चन मिलेंगे 45 मिनट्स मिलेंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, 13 कॉम्बैट्स होने वाली है, 6 सेक्शन इसमें कवर होंगे और यहाँ पर आपको फाइनली जो फर्स्ट आएगा उसको एप्पल की मैकबुक, सेकंड को एप्पल आईपैड मिनी, थर्ड को एप्पल आईपॉड और जो टॉप 100 रैंकर्स हैं उसको 1000 का अमेजन वाउचर मिलेगा। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए और आप ध्यान रखना आपके 6 मंथ के बैच जीएस के स्टार्ट होने वाले हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए। ओके, 15 दिसंबर से स्टार्ट हैं। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट जीएस सिलेबस मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव क्लासेस लगभग 500 आवर्स की मिलेगी, फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, डाउट क्लियरिंग सेशन और इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं इन सभी टॉप एजुकेटर से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर 14 दिसंबर को स्टार्ट होने वाले हैं बैच। एक मिशन है 2021, ये बायलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। लक्ष्य पूर्ण रूप से आपका हिंदी में है, एक्सपेंडिशन ये आपका इंग्लिश में है, आप देख सकते हैं। ओके, ये सभी कोर्स आपको एक्सेस करने को मिल जाएंगे यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ये मेरी स्पेशल क्लास है, इसमें भी आप देख सकते हैं। ओके, ये सब चीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं आज का चैप्टर। चलिए तो ध्यान रखना, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। सारी की सारी पीडीएफ, देखो पीडीएफ की ज़रूरत तो है नहीं है क्योंकि ये पीडीएफ तो आपको इंटरनेट पे ही मिल जाएगी। मैं आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ा रहा हूँ 12th क्लास की, तो 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ आपको पढ़ना है तो वो तो आपको इंटरनेट पे वैसे भी मिल जाएगी, तो पीडीएफ भेजने का कोई सेंस बनता नहीं है। ओके, तो चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं बंधुत्व, जाति एवं वर्ग। इसकी हम लोग बात करेंगे। हम लोग आरंभिक समाज की बात करेंगे, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की बात करेंगे कि इस समय पर समाज किस प्रकार का था। देखो, समाज में बहुत सारे लोग आते हैं। समाज किसी एक वर्ग से मिलकर बना नहीं होता है, समाज अनेक वर्गों से मिलकर बना होता है। इसमें अनेक सामाजिक गतिविधियां शामिल होती हैं। समाज में हर एक प्रकार का हर एक प्रकार का व्यक्ति होता है, वो एक दूसरे पर निर्भर होता है। समाज एक वर्ग विशेष से मिलकर बना हुआ होता है जिसमें कई आर्थिक गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। समाज में ही आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां शामिल होती हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे इस चैप्टर में समाज के बारे में, और ये सोसाइटी का जो आपका पोर्शन है पेपर फर्स्ट में, उसमें भी काफ़ी काम में आएगा। ओके, चलिए, तो एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखो, पिछले अध्याय में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो 600 ईस्वी से 600 ईस्वी तक के समय पर किस प्रकार से आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन आए थे। हम लोगों ने बात की थी किस प्रकार से यहाँ पर जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कितने जो हैं विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में आए। इन लोगों ने हमारे देश पर आक्रमण किया जिसमें कि कुषाण, पहलव, शक ये लोग शामिल थे। हम लोगों ने देखा था कि कुषाण ने कहाँ पर शासन किया था, शक ने कहाँ पर शासन किया था, है ना। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का आर्थिक भारत किस प्रकार का था, भारत की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, भारत की राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था और किस प्रकार से इन क्षेत्रों में परिवर्तन आए थे। ध्यान रखना, अब देखो, आर्थिक और राजनीतिक, जब आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन होगा, जब राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो आपका समाज पर भी ऑब्वियसली प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ये सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें कि वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, क्योंकि वन क्षेत्रों को काट दिया गया, यानी कि आपके जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं उनको काट दिया गया, जिससे यहाँ पर जो है कृषि भूमि का विस्तार हुआ, है ना। अब कृषि भूमि का विस्तार होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर उत्पादन तो बढ़ना ही बढ़ना है। उत्पादन बढ़ेगा तो जिस क्षेत्र की राजा की भूमि है तो उसका रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ेगा, है ना। तो जब वन काट दिए जाएंगे, वहाँ पर कृषि होगी, कृषि के माध्यम से कृषक की आय है वो बढ़ेगी, तो वहाँ पर जो है जीवन शैली में भी परिवर्तन आएगा। धीरे धीरे वहाँ पर जो है आपके जो शहरीकरण की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। एक समाज बनना वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, एक समूह बनना वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे अमीर किसान और गरीब किसान में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि शहरीकरण की प्रोसेस में कुछ इंसान जो हैं पिछड़ जाते हैं और कुछ इंसान जो हैं समाज की मुख्य धारा में आ जाते हैं और आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वन क्षेत्रों का
वन क्षेत्रों में जो है कृषि का विस्तार हुआ और कृषि का विस्तार होने से वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी जीवन शैली में प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन हुआ। इसके अलावा वहाँ पर एक समाज का उदय हुआ और समाज के उदय होने से भारी आर्थिक विषमताएं भी बढ़ी, जैसे गरीब किसान, अमीर किसान। ओके, तो आप सभी इस बात को जानते हैं कि कभी भी असमानता को हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, इतिहासकार इन सभी प्रक्रिया को समझने के लिए प्राय साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते हैं, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते हैं, कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो समाज है, भारतीय समाज, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। स्टार्टिंग से आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से विदेशियों ने आक्रमण किया। हमारे देश में बहुत सारे विदेशी लोग आए, जिसमें कि कुषाण, पहलव, शक, ये सभी लोग शामिल थे और इन सब से हमारे समाज का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर विभिन्न भाषा के लोग रहा करते थे, विभिन्न धर्म के लोग रहा करते थे, विभिन्न जाति के लोग रहा करते थे। फिर भी हमारा भारत देश जो है एक रहा हमेशा। आने वाले समय में सामंती व्यवस्था का विकास हुआ। सामंती व्यवस्था में हमारा देश अनेक भागों में डिवाइड हुआ, लेकिन फिर भी हमारे देश में एकता बनी रही। इसका प्रमुख कारण ये था कि हमारे देश का समाज में जो लोग रहा करते थे उनमें परस्पर बंधुत्वता की भावना बनी रही, हालांकि कुछ अपवादों को देखते हुए। अगर देखते हैं कि ये जो इतिहासकार हैं, ये इतिहासकार समाज के बारे में बताते हैं। ये इतिहासकार समाज के बारे में बताने के परिप्रेक्ष्य में किसको आधार बनाते हैं? तो मैंने आपको बताया था, इतिहास को समझने के दो स्रोत होते हैं। एक तो होता है साहित्यिक स्रोत और एक होता है पुरातात्विक स्रोत। मैं आपको हमेशा इस बारे में बताता हूं। इसके अलावा एक स्रोत और होता है, इसको साहित्यिक स्रोत में ही हम लोग मानते हैं। यह है विदेशी विवरण, यानी कि समय समय पर अनेक शासक के समय पर अनेक विदेशी यात्री आए और इन्होंने अपने अपने हिसाब से समाज के बारे में बताया कि इस प्रकार का समाज था, इस प्रकार का समाज था। तो साहित्यिक स्रोत को आधार बनाते हुए विभिन्न इतिहासकारों ने हमारे देश के समाज के बारे में अनेक तरीके के दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। कुछ लोग आलोचना करते हैं समाज की कि इस प्रकार का समाज था। कुछ लोग जो हैं हमारे समाज की संस्कृति को एक अव्वल दर्जे की जो है संस्कृति मानते हैं। ये इतिहासकार के ऊपर डिपेंड करता है कि भारतीय इतिहासकार है या फिर आपका यूरोपियन इतिहासकार है। ऑब्वियसली जब यूरोपियन इतिहासकार हमारे समाज को पढ़ेगा तो बुराई करेगा। ओके, इसके अलावा आप ध्यान रखना कि कुछ साक्ष्य साहित्य के अलावा कुछ अभिलेख के साक्ष्य भी हमें देखने को मिले हैं और अभिलेख के माध्यम से भी हम समाज के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि अशोक के समय पर बहुत सारे अभिलेख का निर्माण हुआ था। देश के विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पर अभिलेख मिले हैं और अभिलेख के माध्यम से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि हमारे देश का समाज किस प्रकार का था, किस प्रकार से राजा और प्रजा में संबंध थे। ओके, तो ये बात ध्यान रखना कि अभिलेख के माध्यम से हमें राजा का दृष्टिकोण देखने को मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली अभिलेख में जो बातें लिखी होंगी, है ना, राजा जो बोलेगा वही लिखेंगी। और साहित्यिक स्रोत के बारे में हम लोग बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोत में हमें किसी विशेष समुदाय का दृष्टिकोण दिखता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वामपंथी है, अगर वामपंथी किसी दृश्य को देख रहा है तो उसका इतिहास अलग टाइप का होगा, है ना। वो सारी की सारी चीजें जो है गरीब, शोषित, वंचित लोगों पर लिखेगा। अगर दक्षिणपंथी अगर साहित्य को लिखेगा तो उसका दृष्टिकोण कुछ अलग प्रकार का होगा, उसका इतिहास कुछ अलग प्रकार का होगा। तो विभिन्न विचारधाराएं होती हैं अलग अलग साहित्य में। देखा जाता है कि कहीं इतिहासकार किसी पूर्वाग्रह, किसी मत से पहले से ग्रसित तो नहीं है। तो ध्यान रखना इस बात का कि समाज का जब हम लोग वर्णन करते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रंथ लिखा किसने है ना, किसने ग्रंथ लिखा है, उसमें लिखा क्या गया है और किस समाज के लिए, किस व्यक्ति के लिए इसकी रचना हुई है। और इसके अलावा देखा जाता है कि इसकी भाषा, इसमें जो भाषा है उस भाषा का यूज, मतलब कौन सी भाषा का यूज हुआ है और इसका प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ था। ओके, तो ये सभी चीजें हम लोग याद रखते हैं जब हम लोग किसी ग्रंथ की विवेचना करते हैं कि किस तरह के व्यक्ति ने लिखा है। मान लीजिए दक्षिणपंथी व्यक्ति ने लिखा है या फिर वामपंथी व्यक्ति ने लिखा है। ओके, इसके अलावा
किन के लिए यानी किस प्रकार के समाज के लिए इसकी रचना हुई है। ये सभी बातें हम लोग ध्यान रखते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए कि संस्कृत भाषा में अगर कोई ग्रंथ लिखा हुआ है, तो संस्कृत भाषा को सिर्फ़ और सिर्फ़ कुलीन वर्ग के लोग हैं, वही समझ सकते हैं। आम जनता संस्कृत भाषा को नहीं समझ पाएगी। तो देखा जाता है कि कभी-कभी कुछ चीज़ें संस्कृत भाषा में लिखी जाती हैं, जो केवल कुलीन वर्गों के लिए होती हैं, ओके? और कुछ आपके जो ग्रंथ हैं, वो पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखे जाते हैं, जिससे कि आम जनता तक शासक का जो मैसेज है, वो पहुँचाया जा सके। और प्रचार का माध्यम कैसे होता है? आप सभी जानते हैं, उस समय पर ढोल पीट-पीट कर जो है, कोई भी मैसेज वगैरह देना हो, तो इस प्रकार से समाज में मैसेज पहुँचाया जाता था। अगर हम लोग इन सभी को मिला दें, जैसे कि आप पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उनको मिला दो, आप साहित्यिक साक्ष्य हैं, उन सभी को मिला दो, या फिर आप विदेशी विवरण आप मिला दो, तो इनसे एक समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि भारत में समाज किस प्रकार का था। किसी एक आप विषय पर निर्भर हो जाओ, जैसे कि आप पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर हो जाओ, या फिर आप किसी धार्मिक साहित्य है, उस पर आप निर्भर हो जाओ, तो आपको सटीक जानकारी नहीं मिलेगी समाज के बारे में। अगर आपको समाज के बारे में एक निष्पक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करनी है, तो आपको हर एक पक्ष के बारे में विचार करना पड़ेगा। आपको पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में भी विचार करना पड़ेगा, आपको साहित्यिक स्रोत के बारे में भी विचार करना पड़ेगा, आपको विदेशी विवरण है, उसके बारे में भी आपको विचार करना पड़ेगा। ओके, ध्यान रखना, एक विश्लेषण है आपका उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1 लाख श्लोक से अधिक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का लेखा जोखा है। ओके, तो हम लोग जिस चीज की बात कर रहे हैं, जिस ग्रंथ की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये जो ग्रंथ है इसमें बहुत सारे श्लोक दे रखे हैं। देखो, आप सभी इस बात को जानते हैं कि एक वाक्य लिखा हुआ है, इस वाक्य के कई अर्थ निकल सकते हैं परिस्थिति और समय के अनुसार। तो बहुत सारे लोग आए, इन महाकाव्यों का अलग अलग तरीके से अ, अर्थ निकाला, अनुमान लगाया। ओके, तो ध्यान रखना कि इसी प्रकार के महाकाव्य, बहुत सारे महाकाव्य हैं। इन महाकाव्य के माध्यम से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो इतिहास है, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं आपके इतिहासकार। हम लोग बात करते हैं, ये जो आपका ग्रंथ है, ये जो आपका महाभारत है, इसकी रचना कब हुई थी? इसकी रचना हम लोग मानते हैं कि 1000 वर्ष तक होती रही होगी। ओके, इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थीं। तो आप समझ सकते हैं कि ये महाकाव्य है। इस महाकाव्य से हम लोग एक लंबे समय अवधि के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लगभग 500 ईसा पूर्व से ये इतिहास है, ये जो काव्य है, ये जो ग्रंथ है, इसकी रचना होती रही और लगभग 1000 वर्ष तक इसमें जो है एडिटिंग की गई। तो इस इस महाकाव्य के माध्यम से हम लगभग भारत के हर एक पक्ष के समाज के हर एक पक्ष को समझ सकते हैं। ध्यान रखना, ये जो महाभारत है, इस महाभारत में 2 परिवार हैं और 2 परिवार में आपके युद्ध का वर्णन होता है। आप सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो महाभारत के बारे में नहीं जानता हो, है ना? ध्यान रखना, इस ग्रंथ में यानी कि महाभारत के ग्रंथ में आपके जो विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, समुदाय का मतलब क्षत्रिय वर्ण के समुदाय, इसके अलावा ब्राह्मण वर्ग वर्ग का समुदाय, इसके अलावा शूद्र वर्ण का समुदाय, इन सभी समुदाय के बारे में हमें डिटेल में जानकारी मिलती है। इनका आचार व्यवहार किस प्रकार का था, किस प्रकार से समाज में इनकी जो है प्रतिष्ठा थी, किस प्रकार से किस प्रकार के वर्ग का कौन सा काम हुआ करता था, ये सभी जानकारी हमें समझ में आती है इस महाकाव्य के माध्यम से। इसी प्रकार से आप ध्यान रखना, यदा कदा इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते होंगे। मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है? यानी कि मान लीजिए कि हर एक वर्ग के लिए एक काम फिक्स था कि जैसे क्षत्रिय वर्ग है, अब क्षत्रिय वर्ग को सुरक्षा करनी है अपने देश की। इसी प्रकार से ब्राह्मण वर्ग है, इसको धार्मिक काम में लिप्त होना चाहिए। इसी प्रकार से शूद्र वर्ग है और शूद्र वर्ग को दोनों वर्गों का सेवा का काम दिया गया।
ये जो मानदंड दिए गए थे, अगर इनकी अवहेलना की जाती है तो किस प्रकार का दंड मिलेगा, है ना? अगर मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण है, वो अपने कर्म के प्रति निष्ठावान नहीं है, तो फिर किस प्रकार का जो है वहाँ पर उसको दंड मिलेगा? या फिर क्या समाज उसके काम को एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं करेगा? या फिर एक शूद्र जाति का राजा है, शूद्र जाति का कोई राजा बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है? इस प्रकार की गतिविधियाँ हमें महाभारत काव्य से देखने को मिलेंगी कि किस मानदंड को माना जाता है, अगर मानदंड की अवहेलना होती है तो होता क्या है? 1919 में एक प्रसिद्ध विद्वान थे हमारे वी.एस. सुकथांकर, है ना? इनने एक परियोजना की शुरुआत की थी। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या-क्या कार्य थे? आरंभ में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। देखो, आप सभी जानते हैं इस बात को, महाभारत हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। अब महाभारत के बहुत सारी लिपियों में बहुत सारी जो है पांडुलिपियों में या फिर बहुत सारी भाषाओं में इनका वर्णन किया गया है। और ध्यान रखना, कहीं-कहीं पर आपको बहुत सारी बातें अलग-अलग देखने को मिलेंगी। अलग-अलग आपको जो है महाभारत में स्टोरी की थीम तो आपकी एक ही रहेगी, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, है ना? तो एक परियोजना की स्टार्ट हुई वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में। उन्होंने जो है सभी महाकाव्यों को, सभी क्षेत्र के महाकाव्यों को, सभी क्षेत्र के आपकी पांडुलिपियों को एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद जो है उस पे वाद-विवाद हुआ, है ना? कि कौन-सी घटना सत्य है, कौन-सी घटना को हम लोग सही मान सकते हैं और कौन-सी घटना को हम लोग गलत मान सकते हैं। तो विभिन्न इतिहासकारों में वाद-विवाद होना स्टार्ट हुआ, तर्क-वितर्क होना स्टार्ट हुआ और आप सभी जानते हैं जब तर्क-वितर्क किसी चीज़ के बारे में होता है, तो एक सही जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो भारत में जितने भी भाषा के पांडुलिपियाँ थी, जितने भी भाषा के आपके महाकाव्य थे, सबको एकत्रित किया गया और एकत्रित करने के बाद इन सब पर टिप्पणी की गई, तर्क-वितर्क हुआ, वाद-विवाद हुआ। तो ध्यान रखना, इसमें इस परियोजना के अंतर्गत जिसमें सभी इतिहासकार शामिल थे और सभी प्रकार के महाकाव्य शामिल थे जो कि अनेक भाषाओं में लिखे गए हैं। इन सभी की तुलना की गई, इन सभी के श्लोकों की तुलना की गई, है ना? तो इन्होंने ऐसे श्लोक निकाले जो कि सभी की सभी पांडुलिपियों में समान थे, है ना? अब समान श्लोक होंगे तो इससे हमें ये सटीक जानकारी मिलती है कि भाई ये घटना तो आपकी सत्य होगी। वरना जो श्लोक आपको एक किताब में अलग मिलते हैं, दूसरी किताब में आपको अलग मिलते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर डाउट किया जा सके। यानी कि इतिहासकार इस बात पर सहमत थे कि सभी ग्रंथों में अगर समान श्लोक मिलेंगे, तो वहाँ पर आपकी समान चीज़ें होंगी। उनका प्रकाशन 1300 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया। ओके। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। इस पूरी प्रक्रिया में 2 बातें विशेष रूप से उभर कर सामने आईं। पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई, है ना? तो ये जब आप सभी लोग जानते हैं कि विभिन्न खंडों में आपकी पांडुलिपियाँ बटी हुई थी, तो इसको संकलित करने में काफ़ी टाइम लगेगा, लगभग 47 वर्ष इसको लगे, है ना? कई अंश ऐसे थे जो कि समानता थी सभी पाठों में, है ना? कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि असमान थीं, तो उसको हटा दिया गया और ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव वे में महाकाव्य तैयार किया गया जो कि सत्य घटना पर आधारित था लगभग, मतलब उसमें कुछ त्रुटियां कम की गईं। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दी के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। इन प्रभेद का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं, है ना? ये कुछ वैसी आपकी बातें, इसमें कुछ स्टोरी आपकी दिख नहीं रही है। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के घोतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहास को रूप दिया था। यह संवाद द्वंद्व मतैक्य दोनों को ही चित्रित करता है। ओके, तो कहने का मतलब तर्क वितर्क के माध्यम से
ये निश्चित किया गया कि ये घटना सत्य हो सकती है, ये घटना असत्य हो सकती है, इस घटना में अतिशयोक्ति का वर्णन किया गया है, इस घटना में जो है इस घटना का वास्तविकता में कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार की जो चीज़ें थीं, वो निकालने का प्रयास किया गया समालोचनात्मक मूल्यांकन में। ओके? इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दे का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा उनका और उन पर उनका विश्वास था कि इस ग्रंथ में जो भी कुछ लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। ओके, तो ध्यान रखना ये सभी प्रक्रियाएं थीं आलोचनात्मक मूल्यांकन, तर्क वितर्क पर आधारित सत्य को छांटना, इसके अलावा अ, इन सब का संकलन करना और संकलन करने के बाद जो है इसको वापस कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखना। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी और ब्राह्मणों ने कुछ बातें इसमें जोड़ दी जो कि उनके हित के लिए थी। ओके, तो ध्यान रखना इस तरह के ग्रंथों का जब अध्ययन किया गया बहुत सारे इतिहासकारों ने मिलकर, तब उनको समझ में आया कि इस प्रकार का समाज लगभग रहा होगा उस समय पर। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूल संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्श प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था। यदा-कदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। ओके, तो ध्यान रखना कि वैसे तो अगर देखा जाए तो ग्रंथ आपको पाली में भी मिलेंगे, प्राकृत में भी मिलेंगे और तमिल में भी मिलेंगे मिलेंगे। लेकिन जो एक आधिकारिक ग्रंथ होता है, वो आपको संस्कृत भाषा में ही देखने को मिलेंगे। होता नहीं है कि आजकल आपको देखने को मिलता है कि कुछ ऑथेंटिक किताबें होती हैं, वो आपकी अंग्रेजी में ही होती हैं। आपको अन्य भाषाओं में देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे कि अंग्रेजी आपकी वैश्विक लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। उसको हर एक देश समझता है। हर एक देश में आपको इंग्लिश किताबें मिल जाएँगी और ये पाली, प्राकृत और तमिल भाषा की किताबें होती हैं, ये लोकल जो इंसान है, लोकल जो समाज है, उनको समझाने के लिए बनाई जाती होंगी। ओके, तो देखना इस बात को कि कभी-कभी जो ऐसी किताबें होती हैं, जो कि पाली, प्राकृत और तमिल भाषा में लिखी हुई होती हैं, उनको कम जो है हम लोग मान्यता देते हैं, इतिहासकार कम मान्यता देते हैं। बाकी तो आपके जो ये संस्कृत में लिखी गई भाषा है, उसी को ज़्यादा मान्यता देते हैं। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं, तब हम इस बात को ध्यान में रखना होगा। कहाँ चला गया? ओके, तो ये सब बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सेकंड हम लोग बात करेंगे बंधुत्व एवं विवाह। किस प्रकार के देखो अभी तो हम लोगों ने बात किया था की है कि किस प्रकार के साहित्य थे। अभी हम लोगों ने बात की है साहित्य का आधार किस प्रकार का था और इतिहासकार किस किस प्रकार से इन साहित्यों को आधार बनाते हुए आज के समय के इतिहास का वर्णन करते होंगे। अब हम बात करते हैं कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य 600 ईस्वी के मध्य किस प्रकार का समाज होगा, किस प्रकार से वहां पर विवाह होगा, किस प्रकार से वहां पर एक दूसरे के साथ मिलकर लोग बाग रहते होंगे। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं बंधुत्व की, हम लोग बात कर रहे हैं विवाह कार्यक्रम की। ओके, तो आप देखना कुछ बातें जो हैं आपको मैं बताता हूं। तो बंधुत्व एवं विवाह के अनेक नियम थे, अनेक प्रकार के व्यवहार उस समय पर होते थे, ध्यान रखना। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले परिवारों के बारे में जानकारी। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलाप में भी भिन्नता होती है। आपने देखा होगा आपका परिवार कुछ अलग प्रकार से कुछ परंपराएं, प्रकृति, चीज़ों को अपनाता होगा, है ना? तो ये सब परंपराएं होती हैं, ये सब रीति रिवाज होते हैं, कहीं ना कहीं आपके जो इतिहास है उससे आपने सीखे होंगे।
जैसे कि मान लीजिए आप किसी विशेष जाति से हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ब्राह्मण हैं, ओके, तो आपके परिवार के रीति-रिवाज कुछ अलग प्रकार के होंगे। अगर मान लीजिए आप क्षत्रिय हैं, तो आपके परिवार के रीति-रिवाज अलग टाइप के होंगे, ओके। इसी प्रकार से किसी के यहाँ पर जॉइंट फैमिली को वरीयता दी जाती है और किसी के यहाँ पर जो है न्यूक्लियर फैमिली है, उसको वरीयता दी जाती है। तो आप ध्यान रखना, प्रत्येक परिवार में क्रियाकलाप, रिश्ता, रीति, रिवाज, परंपराएं आपको अलग-अलग देखने को मिलेंगी। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार के समाज में आप रहते हो, किस प्रकार के वर्ग से आप संबंधित हो, किस प्रकार की जाति से आप संबंधित हो, ओके? और किस प्रकार की मान्यता आपकी जाति को मिली है। क्या आप ऊंची जाति के हो या फिर आप निम्न जाति के हो। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांटकर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ में ही संपादित करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो आज भी जॉइंट फैमिली लेकर चलते हैं, साथ साथ में भोजन करते हैं, साथ साथ में कुछ भी चीज़ आती है उसको मिल बांट कर खाते हैं। लेकिन आज के समय पर ये जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है, ये जो शहरीकरण की प्रक्रिया है, इसने जॉइंट फैमिली को तोड़ दिया है। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले की आप बात करोगे तो जॉइंट फैमिली ही बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, है ना? एक साथ अगर कोई त्योहार हो रहा है तो त्योहार में एक साथ सभी लोग आएंगे, है ना? एक साथ जो है परिवार के लोग बैठकर जो है पूजा पाठ करेंगे। ये सभी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो उस समय पर भी समाज कुछ इसी प्रकार का था, यानी कि जॉइंट फैमिली उस समय पर भी थी। तो हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिक व्यवस्था के बारे में कि 600 से 600 ईस्वी के मध्य में किस प्रकार का समाज था। तो उस समय पर सामाजिक गतिशीलता काफ़ी कम थी, है ना? समाज खुला हुआ था, वहाँ पर जाति प्रथा, वैवाहिक संबंध इतने कठोर नहीं थे जितने कि आपको 600 ईस्वी के बाद देखने को मिलते हैं। हम बात करेंगे परिवार का आकार कैसा था। तो परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते थे जिन्हें हम संबंधी कहते थे। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। कहने का मतलब परिवार में एक ही जाति के लोग रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक परिवार में अलग अलग जाति के समूह रहते होंगे, ओके। तो इसी के आधार पर आपका समाज भी बटा हुआ था। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज में ऐसा नहीं मानते हैं, ओके। आपने देखा होगा कुछ समाज ऐसा होता है, जैसे आप दक्षिण भारत में आप जाओगे तो दक्षिण भारत में जो चचेरा भाई होता है उससे कभी कभी शादियां हो जाती हैं, मौसेरा भाई होता है या फिर बुआ का लड़का होता है, ओके, उनसे शादी आराम से हो जाती है। लेकिन आप उत्तर भारत में जाओगे तो आपके चचेरे मौसेरे इन भाइयों को एक तरह से खून का रिश्ता मानते हुए इनको भी भाई माना जाता है ना? तो हर एक समाज में, हर एक स्थान में सामाजिक परंपराएं, सामाजिक प्रथाएं वो चेंज होती रहती हैं, ओके। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट पारिवारिक परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। तो ध्यान रखना कि जैसे राजा महाराज हैं, ओके, कुलीन वर्ग के लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनके परिवार के बारे में जानकारी मिलना आसान बात है। उनके बारे में तो आसानी से लिखा होगा। लेकिन ध्यान रखना कभी कभी ऐसा होता है कि जो निम्न जाति के लोग हैं, समाज के जो पिछड़े हैं, इनके बारे में जानकारी हमें नहीं मिलती है। ये जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, राजा महाराजा हैं, इनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है अभिलेख के माध्यम से, साहित्यिक स्रोत के माध्यम से, धार्मिक ग्रंथ के माध्यम से, कि क्षत्रिय वर्ग किस प्रकार का था, क्या कार्य थे, ओके। ब्राह्मण वर्ग के बारे में हमें जानकारी मिलती है, राजा महाराजाओं के बारे में, व्यापारी के बारे में। आपने देखा होगा कि समाज में आपके ये 3 वर्ग हैं, इनके बारे में आपको जानकारी हर एक काल में देखने को मिल जाएगी, चाहे वो चोल काल हो, चाहे वो गुप्त काल हो, चाहे वो आपका मौर्य काल हो, चाहे वो सल्तनत काल हो, या फिर आपका वो मुगल काल हो। लेकिन समाज का जो निचला दबा हुआ
इंसान है, इसके बारे में आपको कम जानकारी देखने को मिलेगी। प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक नीति के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन ये जो आम इंसान है, इसके बारे में बहुत ही कम लोग चर्चा करते हैं, बहुत ही कम इतिहासकार जो हैं, इनके बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये जो सामान्य लोग होते हैं, सामान्य लोगों के परिवारों के बारे में थोड़ा बताना मुश्किल हो जाता है इतिहासकारों के लिए, क्योंकि समाज में बहुत सारे वर्ग के, बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं और सामाजिक परंपराएं जो होती हैं, वो आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां हैं, उसके हिसाब से चेंज होती रहती हैं कि समाज में किस प्रकार की आपकी इज्जत है। ओके, किस प्रकार की आपकी प्रतिष्ठा है, उसी के हिसाब से आप काम करोगे। तो आपको समझ में आया कि जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान होता है, लेकिन कभी कभी ये जो छोटे मोटे लोग हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों की क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा, इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। देखो, कभी कभी इतिहासकार जो हैं, इन लोगों को छोड़ देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजा महाराज, व्यापारी, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन हमें समाज के इन लोगों के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी, इन के इतिहास के बारे में भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। हमें चर्चा करनी पड़ेगी कि किस प्रकार की क्रियाकलापों में ये लिप्त रहते थे, किस प्रकार का इनका दैनिक जीवन था और इनका दैनिक जीवन किस प्रकार से प्रभावित होता था। इनकी चर्चा किए बिना हम इतिहास को नहीं समझ सकते हैं। इनके व्यवहारों के बारे में, इनके विचारों के बारे में, हर किसी के बारे में हमें चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि यही समाज का आधार होते हैं। बाकी तो प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक तो हमें वैसे भी प्रूफ मिल जाते हैं, हमें साक्ष्य मिल जाते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। ओके, इनके समाज में किस प्रकार की परंपराएं, किस प्रकार के रीति रिवाज, किस प्रकार से ये रहते थे, है ना, किस प्रकार से खाते थे, इनके बारे में कम जानकारी मिलती है। और अगर हमें समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो इस वर्ग के बारे में चर्चा हमें करना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है ना। हम बात करते हैं परिवार और बंधुता के लिए किस प्रकार के शब्द का हम लोग यूज करते थे, किस प्रकार के शब्द का यूज करते थे। ओके, प्रयुक्त शब्द संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता था। आपने बोला होगा ना कि ये तो हमारे कुल का है, ये तो इसके कुल का है, ये तो उसके कुल का है। ओके, तो हम लोग परिवार शब्द का प्रयोग जो है, सॉरी, ये जो कुल शब्द का प्रयोग है, हम लोग परिवार के लिए उस समय पर करते थे। हम लोग टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। और जाति का बांधव के बड़े समूह के लिए होता था। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी जाति का है, हमारी जाति का मतलब एक एक कबीला टाइप का होगा। ओके, जिसके धार्मिक रीति रिवाज, पारिवारिक प्रथाएं, परंपराएं, गीत संगीत, है ना, त्योहार एक समान के होते होंगे। और ये ग्रुप में बैठकर ही किसी समस्या का समाधान करते होंगे और ग्रुप में बैठकर ही ये कुछ भी काम करते होंगे, है ना। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि एक ही जाति का है। जाति का मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक बड़ा परिवार, जैसे कि दादा परदादा। ओके, कहीं ना कहीं जाति तो यहीं से निकली होगी ना, एक ही कुल के होंगे ये। तो कुल को अगर बहुत सारे कुल को मिला दिया जाए तो ये परिवार के, सॉरी, ये जाति बन जाती है। ओके, आपने देखा होगा बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं, जैसे कि राजपूत, जैसे कि ब्राह्मण, पंडित, है ना, कईयों आपने यादव, इस प्रकार की जातियां आपने सुनी होंगी। ओके, तो जातियों का निर्माण भी उस समय पर इस प्रकार से हुआ है। परिवार, परिवार से मिलकर आपकी एक ब्रॉड जाति है, उसका निर्माण हुआ है। ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें वंश, वंश क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए पापा, पापा के पापा दादा हुए, दादा के परदादा, परदादा के ऊपर क्या होता है मुझे पता भी नहीं है ना। आपके जो एंसेस्टर होते हैं, आपके जो पूर्वज होते हैं, उन सभी को मिला दिया जाए, है ना, उनकी एक पीढ़ी तैयार की जाए, तो ये वंश होता है। आपने देखा होगा ना मुगल वंश, है ना, तो मुगल वंश जहां से स्टार्ट हुआ होगा, एक आदमी होगा, एक औरत होगी, इनके बच्चे होंगे। ओके, इनके बच्चे होंगे, फिर इनके बच्चे के बच्चे होंगे, इनके बच्चे के बच्चे होंगे। ओके, फिर इनके बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, ऐसे क्या है, आपका वंश बढ़ता जाएगा। यही तो मुगल वंश है, यही तो गुलाम वंश है, यही तो मौर्य वंश है, यही तो गुप्त वंश है।
वंश का मतलब होता क्या है? ओके, तो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के जो पूर्वज हैं उनको एक रूप में मिला दिया जाए तो इन्हीं को हम लोग वंश के नाम से जानते हैं। तो आपको समझ में आ गया, परिवार के लिए हम लोग कुल का यूज करते हैं, और सभी परिवार के जो लोग हैं अगर एक साथ भाईचारे की भावना से अगर रहते हैं तो इसे हम लोग एक ही जाति बोलते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज को इकट्ठा कर दिया जाए तो इसको हम लोग वंश के नाम से जानते हैं। वापस हम लोग अपने उस पर आते हैं, मेन टॉपिक पर। यह है पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। देखो ये सोशियोलॉजी में काफ़ी काम आएगा, पेपर फर्स्ट में काफ़ी काम आएगा, क्योंकि पेपर फर्स्ट में आपका जो चैप्टर है वो क्या है, वो सोसाइटी है। ओके, हमें अपने समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए और किस प्रकार का समाज था इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको एक आईएएस ऑफिसर बना दिया जाए, एक आईएएस ऑफिसर आपको बना दिया जाए, तो आप समझिए इस बात को, अगर आप समाज को नहीं जानते हो तो उनके लिए क्या नीति आप बनाओगे। तो समाज को समझना बहुत ही जरूरी है अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो। तभी तो हम लोग सोसाइटी पढ़ते हैं। ध्यान रखना, हम लोग बात कर रहे हैं पितृवंशीय व्यवस्था के आदर्श। जो आपका पितृवंश था उस व्यवस्था के किस प्रकार के आदर्श थे, किस प्रकार के नियम थे, किस प्रकार के कानून थे। पितृवंशिक आप जानते हैं ना, जैसे कि पैट्रियार्की होता है। पितृवंशिक का मतलब यह है कि जो आपका उत्तराधिकारी होगा, जो परिवार का मालिक होगा, वो कौन होगा, वो आपका पुरुष होगा, है ना। ध्यान रखना, उस समय का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक आप जानते हैं ना। पितृसत्तात्मक का मतलब ये होता है कि कोई भी महिला होगी, है ना, उसको अनुमति लेनी पड़ेगी अपने भाई से, अपने पति से, अपने पिता से। ओके, ये होता है पितृसत्तात्मक, यानी कि कोई भी चीज है उसका अधिकारी कौन होगा, केवल और केवल पुरुष होगा। और यहां पर महिलाओं को जो है एक वस्तु मानकर पुरुष की एक संपत्ति मानी जाती है। यानी कि उत्तर वैदिक काल के बाद महिलाओं का वस्तुकरण होना स्टार्ट हो चुका था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पितृवंशिक व्यवस्था। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया? एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यह बांधवों के दो दलों यानी कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि बंधुता के आधार पर एक जाति का निर्माण होता है। जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ये बंधुता है आगे आने वाले समय में किस प्रकार से दुश्मनी में चेंज हो जाती है, किस प्रकार से एक ही परिवार के लोग आपस में लड़ते हैं। जैसे ये कौरव और ये पांडव थे। ओके, ये भी तो अगर देखा जाए तो एक ही वंश के थे, है ना, फिर भी ये भूमि और सत्ता के लिए लड़े। ओके, तो इससे समझ में आता है कि हमारा जो समाज रहा होगा, उस समाज में कहीं ना कहीं जब परिवार की आकृति बड़ी होगी, परिवार में जब सदस्य की संख्या बड़ी होगी, तो भूमि के लिए लड़ाई लड़ी होगी, सत्ता के लिए लड़ाई लड़ी होगी। आज भी आप देख सकते हैं, आज भी आपने आसपास देखा होगा किस प्रकार से भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं। जब पिता की मृत्यु होती है, दौलत के लिए लड़ जाते हैं, खेतों के लिए लड़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब महाभारत में लड़ाई हुई थी उस समय पर इस प्रकार का समाज था, तो आज भी हमारा जो इस प्रकार का समाज है वो भी वहीं से कहीं ना कहीं ये सब सीखें लेकर आया होगा। इंसान बहुत ही मतलबी है, इंसान को सत्ता चाहिए, इंसान को पावर चाहिए, इंसान को पैसा चाहिए, रिश्ते कभी कभी इंसान भूल जाता है। और ये महाभारत से बेस्ट एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलेगा। दोनों ही दल की हम लोग बात करें, चाहे पांडव हो चाहे कौरव हो, दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे, जिनका एक जनपद हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जनपद क्या होता है पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पर शासन था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणित हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए। तो देखा जाए तो कौरव और पांडव एक ही वंश के थे जिसको हम लोग कुरु बोलते हैं। और ये हम लोगों ने अध्याय 2 में मानचित्र में देखा था कि कुरुक्षेत्र है ना। ओके, ध्यान रखना। तो आगे आने वाले समय में जब संख्या बढ़ी, परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ी, तो सत्ता और भूमि को लेकर लड़ाई हुई। ओके, इसमें पांडव आपके विजयी हुए। ये महाभारत का नाम तो आपने सुना होगा। और अभी वैसे भी मूवी आने वाली है जिसमें कि आपके आमिर खान है, वो कृष्ण के रूप में दिखाई देंगे और काफ़ी अच्छी मूवी दिखाई देगी। इसको भी आप देख सकते हैं और उस आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय का समाज किस प्रकार का होगा। तो अपने समाज के इतिहास के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आप इस प्रकार के यानी कि आज के समाज को आप समझ सकते हैं। देखो आज का समाज काफ़ी चेंज हो चुका है। समाज
में परिवर्तन दिखाता है कि आर्थिक और राजनीतिक क्रियाओं में कहीं न कहीं परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज का जो टाइम है ग्लोबलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन और और प्राइवेटाइज़ेशन और आपका लिबरलाइज़ेशन, ओके? इसी की वजह से हर एक इंसान जो है अब मतलबी हो चुका है। परिवार टूट रहे हैं, पहले जॉइंट फैमिली थी, अब न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है। अब आप समझ सकते हैं कि पहले के टाइम पर लड़कियां घर छोड़कर जाती थीं, अब तो लड़के भी घर छोड़ के चले जाते हैं, जॉब की तलाश में। ओके, ये अब परिवार का जो वो था ट्रेंड, वो अब आपको चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। हम लोग पाश्चात्य सभ्यता की तरह जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपने देखा होगा आपके जो भाई-बहन हैं, पढ़ लिख जाते हैं, तो कहीं मुंबई में जॉब करते हैं, कहीं दिल्ली में जॉब करते हैं, तो कहीं फ़ॉरेन में, अमेरिका में जॉब करते हैं। अब परिवार के साथ रहता कौन है? आज के समय में चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, दोनों परिवार छोड़ देते हैं, जॉब लगने के बाद। ओके, ये मजबूरी है उनकी। जॉब नहीं करेंगे तो खाएँगे क्या? अब तो संपत्ति तो है नहीं इतनी, अब तो इतनी खेती है नहीं है कि भाई भाइयों में बाँट दी जाए और आराम से काम चला लेंगे। तो मजबूरी में जॉइंट फैमिली अब टूट रही हैं। ओके, आप देखोगे कि मुंबई में रहने वाले जो लोग हैं, उनसे कम से कम 40% जनता है, वो वहाँ की लोकल नहीं है। वो उत्तर प्रदेश से आई है, बिहार से आई है, मध्य प्रदेश से आई है, राजस्थान से आई है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थानीय लोगों के द्वारा उनका विरोध किया जाता है। तो ये सभी जो समाज में परिवर्तन आ रहा है, उनका मुख्य रीज़न ये है कि आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। आप देख सकते हैं आजकल जो डिवोर्स हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले तो एक परिवार हुआ करता था, परिवार के बड़े सदस्य के माध्यम से जो है लड़की तय कर ली जाती थी कि भाई इससे शादी करनी है और करनी पड़ती थी और निभाना भी पड़ता था। डिवोर्स जैसी कोई चीज़ होती नहीं थी उस समय पर। अब आज के समय पर तो लड़का-लड़की की सोच मैच ही नहीं होती है ना? विश्वास नहीं डेवलप हो पाता है ना और वहीं पे डिवोर्स हो जाता है, सोच नहीं मिल पाती है। तो कहीं न कहीं आज का जो समाज है, आज के समाज में कहीं न कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रिया है, वो कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है। आज का हमारा जो देखो आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है ना? हर किसी के पास जॉब नहीं है, हर किसी के पास शिक्षा है, हर किसी के पास अच्छी-अच्छी डिग्री है, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है। इसका मुख्य रीज़न क्या है? वही जब आर्थिक क्रियाओं की बात करेंगे, तो हमें राजनीतिक क्रियाओं की बात करनी पड़ेगी और आर्थिक और राजनीतिक को जोड़ दिया जाए, उससे हमारा समाज बनेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि समाज में चेंजेस आते हैं। कौन चाहेगा कि अपने भाइयों से लड़ा जाए, है ना? लेकिन वही सब बातें हैं, सत्ता और आपकी भूमि यानी कि संपत्ति। संपत्ति ही तो करवाती है, संपत्ति ही तो भाई-भाई को आपस में लड़ाती है। वरना संपत्ति नहीं होती, तो भाई कभी भाई से लड़ता थोड़ी। और ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल आपको महाभारत से देखने को मिल सकता है। ध्यान रखना हम लोग बात कर रहे हैं पितृवंशीय व्यवस्था के आदर्श। हम लोगों ने देख लिया कुरुवंश से संबंधित थे, पांडव और आपके कौरव और दोनों में युद्ध होता है, पांडव की विजय होती है। इनके उपरांत पितृवंशीय उत्तराधिकारी को उद्घोषित किया गया। हालाँकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। यानी कि यहाँ से पितृवंशीय व्यवस्था आपकी सुदृढ़ रूप से चली आई। ओके, पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। यानी कि महिलाओं यानी कि महिलाओं को पिता की संपत्ति में से अधिकार नहीं है। महिलाओं को बोलते नहीं है कि बेटी तो धन है पराया। अरे धन काय का पराया है भाई? तुम्हारा ही धन धन थोड़ी है बेटी। बेटी को धन माना जाता है। मतलब बेटी का महिलाओं का वस्तुकरण कर दिया गया। समाज में परंपराएं चला दी, है ना? लेकिन आज के समय में देखा जाए, अगर माता-पिता बूढ़े हो जाते हैं, तो लड़का एक बार के लिए भूल भी जाता है। लड़की कभी भी अपने माता-पिता को भूलती नहीं है, ओके? उसको हमेशा देख-रेख करती है, बातें-वातें करती है, बेटा फिर भी भूल जाता है। तो महिलाओं के साथ तो अत्याचार, महिलाओं के साथ तो भेदभाव बहुत पहले से ही होता हुआ आ रहा है। अब एकदम से समाज हमारा चेंज होगा नहीं, आप चाहो कि एकदम से महिलाओं को अधिकार मिल जाएँ और महिलाओं को एकदम से बराबर की भूमिका मिल जाए, वो अभी नहीं मिलेगी। थोड़ा-सा संघर्ष करना पड़ेगा, महिलाओं को भी अपने अधिकारों की माँग करनी पड़ेगी। क्योंकि मार्टिन लूथर जूनियर किंग ने भी ये कहा था कि जब तक आप अपने अधिकारों के लिए लड़ते नहीं हो और आपको अधिकार अगर
दया भाव से मिलते हैं, तो बहुत जल्दी आप उन अधिकारों अधिकारों को खो दोगे, है ना? अगर आपको अधिकार मिले हैं, तो उन अधिकारों की माँग भी आपको करना पड़ेगा, तब जाकर वो आपके अधिकार स्थायी हो पाएँगे, वरना अधिकार आपको दिए हैं, अगर आपको पता ही नहीं है अपने अधिकारों के बारे में, तो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा वो छीन लिए जाएँगे। कब तक कानून जो है आपके अधिकारों की रक्षा करेगा? प्रैक्टिकल रूप से तो आपको ही अपने अधिकारों को माँगना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, ओके? तो वही सब बातें हैं, अब तो महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी तो हम लोग नहीं बोल सकते, आजकल जो रेप की घटनाएँ देखने को मिलती हैं, उससे देख आज भी समझ में आता है कि बहुत सारे इंसान ऐसे हैं, जो कि महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। ध्यान रखना, तो हम लोग बात कर रहे हैं पितृवंशिकता में, है ना? तो इसमें पुत्र की मृत्यु के बाद जो है संसाधनों पर आपके पिता का अधिकार होता है। अधिकार अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे, हालाँकि इस प्रथा में भिन्नता थी। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा समाज यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक का जो भारत है, उसमें केवल और केवल पितृसत्तात्मक सत्ता दिखाई देती है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे, जहाँ पर मातृसत्तात्मक सत्ता दिखाई देती है। हम लोगों ने सातवाहन की बात करेंगे, है ना? आपने सुना होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी कौन थी? गौतमी उनकी माता थी। इससे समझ में आता है कि अगर देखा जाए साउथ में, ओके, तो वहां पर आपको मातृ सत्तात्मक सत्ता भी देखने को मिलेगी। ओके, ध्यान रखना, अभी चूंकि हम लोग पितृसत्तात्मक की बात कर रहे हैं, कभी कभी पुत्र आपका होता नहीं है, कभी कभी पुत्र के ना होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता है। एक भाई पर एक सॉरी कभी पुत्र के ना होने पर एक भाई दूसरे भाई का उत्तराधिकारी हो जाता है, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते हैं। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थी। मैंने आपको बोला कि जैसे मान लीजिए कोई राजा महाराज है, उसका कोई पुत्र नहीं है, तो उसका जो भाई होगा वो सत्ता संभाल लेगा। ओके, अगर मान लीजिए कि उसका कोई भाई भी नहीं है, मजबूरी में अब स्त्री है, उसको देखना पड़ेगा, जैसे जैसे कि मान लीजिए राजा की बीवी है, उसको महारानी बना दिया, या फिर राजा की कोई बेटी है, उसको महारानी बना दिया। बेस्ट एग्जाम्पल है आपका प्रभावती गुप्त, ये गुप्त वंश की शासिका रही हैं और एक लंबे समय तक इनने शासन किया है। अगर बात की जाए भूमिदान की प्रथा में, तो भूमिदान की प्रथा में ये प्रभावती गुप्त है, इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है और इनने सत्ता संभाली और सत्ता को अच्छी तरीके से संभाला इनने। ओके, अगर देखा जाए तो सामान्य तौर पर पितृसत्तात्मक सत्ता उस समय पर मौजूद थी, लेकिन कहीं कहीं हमें साक्ष्य ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि मातृ सत्तात्मक सत्ता को भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन मजबूरी में अगर मान लीजिए प्रभावती गुप्त है, इसका इसका कोई बेटा हो जाता है, उसके बाद वापस जो है सारी की सारी संपत्ति, सारी की सारी भूमि किसके नाम हो जाएगी? बेटे के नाम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, पितृवंशीय सत्ता है, पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है, ये लंबे समय तक चली हुई आई। अपवाद स्वरूप एक दो साक्ष्य देखने को मिलते हैं जहां पर कुछ महिलाएं शासिका के रूप में उभरी, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से वापस पितृसत्तात्मक सत्ता आ गई। ओके, पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडी ग्रंथों के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है कि यह संभवतः धनी वर्ग के पुरुषों और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजा महाराज ही पितृसत्तात्मक सत्ता को फॉलो करते थे। अगर देखा जाए तो आपके व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वो भी अपनी संपत्ति का जो भाग है, यानी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो किसको देते हैं? अपने पुत्र को देते हैं। ब्राह्मण भी ऐसे ही काम करते हैं। ब्राह्मण की जो पदवी होती है वो उसके बेटे को मिलती है। उसकी बेटी को मिलती है क्या? नहीं मिलती ना। तो ये कहा जाए कि पितृसत्तात्मक सत्ता केवल और केवल शासक के हाथों में थी, यानी कि जो आपके राजा महाराजा हैं उनके परिवार में प्रचलित थी। नहीं, ऐसा नहीं था। पितृसत्तात्मक सत्ता जो है व्यापक रूप लिए हुई थी। समाज के हर एक भाग, हर एक जाति, हर एक धर्म को इसने प्रभावित किया। आप मुस्लिम धर्म में आप चले जाइए, आप सिख धर्म में आप चले जाइए, ईसाई धर्म में आप चले जाइए, तो हर जगह आपको पितृसत्तात्मक सत्ता देखने को मिलेगी। ओके, तो ये कहना कि भाई केवल और केवल राजा महाराज के समय पर ही ये प्रचलित थी, तो ये कहना अनुचित हो जाएगा। ये आम जनता में भी प्रचलित थी। आज भी आप समझ सकते हैं, आज भी आपने देखा होगा आपके घर में
भी माताएं होंगी, बहनें होंगी, उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। कोई भी डिसीजन होता है घर का, उसमें महिलाओं को नहीं बुलाया जाता है। मैं एक एक सामान्य परिवार की बात कर रहा हूँ, है ना। कुछ महिलाएं मतलब बड़ी बड़ी, देखो जो आर्थिक रूप से महिलाएं संपन्न होती हैं ना, जिनका जॉब होता है, उनकी स्थिति काफ़ी बेटर होती है। लेकिन आप समझिए कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाया जाए या फिर कोई हाउस वाइफ हो, तो उसकी डिसीजन में भागीदारी बहुत कम होती है। जो लड़कियां, जो माताएं, जो बहनें डिपेंड होती हैं पति पर, भाई पर या फिर पिता पर, उनकी स्थिति काफ़ी बेकार होती है। ओके, तो ध्यान रखना। अगर देखा जाए टेक्निकल भाषा में कि पितृवंशिकता का अर्थ क्या होता है, पितृसत्तात्मक का अर्थ क्या होता है, वैसे तो मैं आपको समझा चुका हूं कि पितृसत्तात्मक होती क्या है, जहां पर जो पुरुष है उसी को ही आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रमुख माना जाता है और महिलाओं के प्रति जो है उसे कम महत्व दिया जाता है, सॉरी अधिक महत्व दिया जाता है। फिर भी टेक्निकल भाषा में बात करते हैं तो पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलती है। मातृवंशिकता का शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। जैसे कि हम लोग सातवाहन की बात करेंगे, सातवाहन में आपने सुना होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का घोतक है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर महिलाओं की सत्ता को माना जाता हो। आज भी आप सरनेम जो यूज़ करते हैं वो माता का यूज़ करते हैं या फिर पिता का यूज़ करते हैं? किसका यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली पिता का यूज़ करते हैं ना। शादी हो जाती है, उसके बाद आप किसका सरनेम यूज़ करते हो? अपने हस्बैंड का यूज़ करते हैं। आजकल फेसबुक पे तो ये बहुत ट्रेंड आ चुका है कि जैसे किसी सपना की शादी हुई किसी अ, गौरव से, तो सपना गौरव गुप्ता, है ना। आजकल ये ट्रेंड जुड़ जुड़ चुका है। आजकल महिलाएं भी जो हैं इस पितृसत्तात्मक सत्ता को और बढ़ावा दे रही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका सरनेम है, वही सरनेम रहे। क्या फ़र्क पड़ता है सरनेम चेंज करने से? इंसान थोड़ी चेंज हो जाएगा। क्या सरनेम चेंज करने से क्या आपके घर में कभी लड़ाई नहीं होगी? हाँ, सरनेम चेंज करने से क्या डिवोर्स नहीं होगा? सरनेम चेंज क्यों करना है? जो सरनेम है वही सरनेम रहने रहने दो। अब रही बात पुत्र की, कि पुत्र कौन सा सरनेम यूज़ करेगा, जो भी इच्छा हो उसके ऊपर छोड़ दो। पिता का सरनेम यूज़ करना है, पिता का सरनेम यूज़ कर ले। पुत्र का, माता का सरनेम यूज़ करना है, माता का सरनेम यूज़ कर ले। क्या फ़र्क पड़ता है इससे? ओके, तो आप समझ सकते हैं कि समाज में बहुत सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, वो पितृसत्तात्मक हिसाब से बनी हुई हैं। इसको सुधारना काफ़ी मुश्किल वाली बात है। एक लंबे समय के बाद इसमें सुधार होगा समाज में। ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि मातृ सत्तात्मक सत्ता क्या होती है और पितृ सत्तात्मक सत्ता क्या होती है। यहां ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्धृत है जो इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईसा पूर्व से जोड़ा गया था। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है ना। तो ये जो मंत्र है, ये, एक मिनट रुको। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको उत्तमो पुत्र का प्रजनन, है ना, इस बात का ध्यान रखना आप। ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्धृत होता है, ऋग्वेद से लिया गया है। और आप देखोगे तो ये जो मंत्र है आपको हर किसी के विवाह में देखने को मिलेगा, है ना। और ये जो पुरोहित वर्ग के लोग हैं जो विवाह करवाते हैं वो इस मंत्र का यूज़ करते हैं। और 1000 ईसा पूर्व से हिंदू धर्म में इस मंत्र का यूज़ किया जा रहा है। अब इस मंत्र का मतलब क्या होता है, क्यों इसको यूज़ करते हैं? मैं इसे यहां से मुक्त करता हूं किंतु वहां से नहीं। मैंने इसे वहां मजबूती से स्थापित किया है जिससे इंद्र के अनुग्रह जिससे कहाँ गया जिससे इंद्र के अनुग्रह से उत्तम पुत्र हों और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, युद्ध, वर्षा के एक प्रमुख देवता थे। यहाँ वहाँ से तात्पर्य पिता और पति के ग्रह से है। ध्यान रखना क्या बोलता है ये, मैं इसे यहाँ से मुक्त करूँगा।
मैं इसे यहाँ से मुक्त करूँगा। यहाँ से मुक्त करने का मतलब पिता के घर से मुक्त करूँगा, ओके? किंतु वहाँ से नहीं, यानी कि पति के ग्रह से नहीं। ध्यान रखना। मैं यहाँ से होता नहीं है कि जो ईसाई धर्म होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ कसम खानी पड़ती है ना? उसी प्रकार से पंडित जो है एक श्लोक पढ़ता है महिलाओं के लिए, जिससे वो विवाह करता है। उससे पंडित जो है कसम खिलवाता है पुरुष को कि भाई ऐसा-ऐसा बोलो, है ना? तो मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, यानी पिता के घर से मुक्त करता हूँ, किंतु वहाँ से नहीं, यानी कि मेरे घर से नहीं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है। वहाँ का मतलब क्या होता है? पति, है ना? मैंने वहाँ इसे मजबूती से स्थापित किया है, जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हों। इसके मतलब महिला के उत्तम पुत्र हों। इंद्र के अनुग्रह से, इंद्र के आशीर्वाद से और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता थे। ध्यान रखना। तो ऋग्वैदिक काल में अगर देखा जाए, तो मैंने कहा था आपसे ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता था, है ना? क्योंकि इंद्र को शौर्य का, युद्ध का और वर्षा का देवता माना जाता था। तो इस प्रकार का वचन है, वो पुरोहित है, वो खिलवाता है महिलाओं के लिए, है ना? ये सब बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो इस बात को साबित करती है। इस मंत्र के माध्यम से आपको समझ में आता है कि कहीं न कहीं जो महिलाएँ हैं, कहीं न कहीं जो महिला है उसका वस्तुकरण कर दिया गया था और महिला के जीवन की ज़िम्मेदारी वो पुरुष की ज़िम्मेदारी बन चुकी थी। ओके, महिलाएँ सिर्फ़ और सिर्फ़ घर का काम करने के लिए, बच्चों को पालने के लिए इनका यूज़ होता था। कुछ इस तरह से चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी इस श्लोक के माध्यम से। ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई, यानी कि एक ही वंश के लोगों में लड़ाई क्यों हुई। वैसे आप जानते हैं इस बात को, है ना, कि लड़ाई का रीज़न क्या था। ओके, यह उद्धरण संस्कृत महाभारत के आदि आदि पर्वन से है और कौरवों और पांडवों के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधव जन थे। कौरव कौन थे? धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधव जन थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, किंतु पांडु के असामयिक मृत्यु होने के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार उस समय पर अल्पवयस्क थे। तो आप समझ सकते हैं, धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे और पांडु जो कि धृतराष्ट्र के कौन थे? भाई थे, छोटे भाई थे। अगर देखा जाए तो धृतराष्ट्र ही राजा बनते, लेकिन धृतराष्ट्र अंधे थे इसलिए राजा नहीं बन पाए, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। ओके, लेकिन पांडु की मृत्यु हो गई। किससे? पीलिया से। पीलिया से पांडु की मृत्यु हो गई। ओके, तो धृतराष्ट्र को वापस राजा बनाया गया, क्योंकि सारे के सारे राजकुमार थे, चाहे कौरव के हों चाहे पांडव के हों, सारे के सारे उस समय पर अल्पवयस्क थे। अब ध्यान रखना, यहीं पर सत्ता की लड़ाई होना स्टार्ट होती है कि राजा कौन बनेगा। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। ध्यान रखना। तो पांडवों के प्रति जो है जनता का दृष्टिकोण काफी लिबरल था। ओके, क्योंकि पांडवों में काफी जो है अच्छे अच्छे गुण थे। वो बड़ों का सम्मान करते थे, छोटों को प्यार करते थे, जनता के प्रति उनका व्यवहार काफी अच्छा था। अगर बात की जाए कौरवों की, तो कौरव कौरव जो वो थे, राजकुमार थे, वो काफी उद्दंडी टाइप के थे, जनता को परेशान भी करते थे। तो जनता का समर्थन कौरवों के प्रति नहीं था। जनता चाहती थी कि कैसे भी करके जो आपके पांडव हैं उनकी सत्ता बन जाए। ओके, लेकिन युद्ध तो करना पड़ेगा ना, युद्ध में साबित तो करना पड़ेगा पांडवों को। ओके, इसी वजह से पांडव और कौरवों में लड़ाई होती है। पांडव अपने आप को सिद्ध कर देते हैं और अंतिम रूप से पांडवों की सत्ता आ जाती है। ध्यान रखना, जब इस बात का मालूम चला दुर्योधन को कि भाई कौरवों की जो प्रतिष्ठा है समाज में काफ़ी गिरी हुई है, ओके, और पांडवों की काफ़ी प्रतिष्ठा बढ़ी हुई है, आम जनता में पांडव काफ़ी लोकप्रिय हैं, तो कौरव जो है, वो जो दुर्योधन है, वो इस बात से बहुत जलता था। अपने पिता के पास गया, उससे बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया।
कहा था कि वैसे तो राजा आप ही बनते, अगर अंधे नहीं होते तो राजा आप ही बनते, लेकिन आपको मजबूरी में राजा बनाया गया है, क्योंकि वो पांडु की मृत्यु उस समय पर हो चुकी थी। यदि पांडव पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर प्रपौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे, और हम और हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकारी से बेदखल होकर संसार में शूद्र समझे जाएंगे। है ना? आप समझें इस बात को। ये बात जो है किसकी हुई? ये बात जो है आपकी धृतराष्ट्र से दुर्योधन की हुई। इस तरह के उद्धरण अक्षरतः सत्य भी नहीं होते भी हों तो भी वे इस बात का अनुमान करा देते कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा था कि वे क्या सोचते होंगे, कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार देखने को मिलते हैं। है ना? तो आप कुछ सारी की सारी चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि महाभारत में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये जो आपको थोड़ी बहुत बातें मैंने आपको बता दी कि कौरव और पांडव थे। कौरवों के पिता थे वो कौन थे? धृतराष्ट्र थे। और पांडवों के पिता कौन थे? पांडु थे। पहले धृतराष्ट्र बड़े थे। धृतराष्ट्र को सत्ता संभालने के लिए दिया गया, लेकिन ये थे कि वो अंधे थे, इसलिए धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया गया। पांडु को बनाया गया। पांडु की मृत्यु हो गई तो वापस धृतराष्ट्र बने, और धृतराष्ट्र ने सत्ता संभाली। लेकिन कौरव और पांडव जो थे वो बड़े हुए, और बड़े होने के बाद इनमें सत्ता के लिए लड़ाई चलेगी। ओके, ये सब बातें हैं, और इन सब बातों के माध्यम से इस महाभारत महाकाव्य के माध्यम से हमें उस समय के समाज के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय का समाज किस प्रकार का था। ओके, हम लोग बात करते हैं विवाह के नियम। तो विवाह के नियम उस समय पर कैसे थे, ये हम देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखना, आप सभी लोग जानते हैं पितृवंश को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? पितृवंश को आगे बढ़ाने का जो काम है वो पुरुष करता है। ओके, सॉरी, पुत्र करता है। पुत्र महत्वपूर्ण होता है। ध्यान रखना, यहां पर अगर देखा जाए पितृवंश को आगे बढ़ाने में महिलाओं की भूमिका, पुत्रियों की भूमिका, तो यहां पर पुत्रियों की भूमिका नहीं होती है। ओके, किसकी भूमिका होती है? पुत्र की। तभी तो आजकल का जो समाज है वो पुत्र की चाहत रखता है। देखो, उस समय का समाज कुछ अलग प्रकार का था। उस समय की सोसाइटी थी वो कुछ अलग प्रकार की थी, इसलिए पुत्र की मांग थी कि आगे आने वाले समय में पुत्र ही वारिश होगा, पुत्र ही जो है राजा बनेगा। और धीरे धीरे ये राजशाही परिवार को देखते देखते समाज का जो आम आदमी है उसके मन में भी कुछ इस प्रकार की भावना आई कि पुत्र ही उत्तराधिकारी होना चाहिए। ओके, फिर ऐसे ही पुत्र को जो है एक तरह से वंश बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझा जाने लगा, और तभी से पुत्र प्राप्ति की जो है महत्वाकांक्षा बढ़ गई। है ना? और इस प्रकार से आप देख सकते हैं महिलाओं को किस तरह से बहिष्कार कर दिया गया। ध्यान रखना, तो पुत्र पितृवंश के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। पुत्रियों के पुत्रों को यहां पर जो है एक तरह से वंशज के रूप में नहीं देखा जाता था। ध्यान रखना, पैतृक संसाधनों पर पुत्रियों का कोई अधिकार होता भी नहीं था। और ध्यान रखना, ये लोग जो हैं अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह नहीं करते थे। है ना? सॉरी, अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। हाँ, मतलब अपने गोत्र में शादी क्यों करेंगे? अपने गोत्र में शादी थोड़ी करते हैं। है ना? अपने गोत्र में शादी थोड़ी करेंगे। ओके, आज भी आपने देखा होगा कि समाज में पिता का गोत्र, मम्मी का गोत्र, आपका दादी का गोत्र और आपके नाना नानी का गोत्र, इस प्रकार से गोत्र देखे जाते हैं। तब जाकर अगर गोत्र मिलते नहीं हैं तो शादी हो जाती है, गोत्र मिल जाते हैं तो शादी पोस्टपोन हो जाती है ना? तो इस प्रकार से आप समझिए कि पितृसत्तात्मक में जो पुत्र है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, और पुत्री को यहाँ पर कम महत्व दिया जाता है। अगर देखा जाए तो संसाधनों पर पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता है। अगर देखा जाए तो गोत्र से बाहर वो लोग शादी करते थे। आज भी ये परंपरा हमें देखने को मिलती है। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं। शादी करने से पहले कुंडली मिलाई जाती है, शादी करने से पहले गोत्र मिलाए जाते हैं, शादी करने से पहले पता नहीं क्या क्या करवाए जाते हैं। तो आप मुझे बताओ कि जहाँ पर शादी सब कुछ देख दाख के की जाती है, उसका पीछे का बैकग्राउंड देखा जाता है, गोत्र मिलवा लिए जाते हैं, कुंडली मिलवाई जाती हैं, क्या तब तलाक नहीं होते हैं? क्या तब डिवोर्स नहीं होते हैं? तब भी डिवोर्स होते हैं ना। आप इस बात को समझो, इस बात को, तब भी आपके डिवोर्स होते हैं। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं, यानी कि अपने गोत्र में शादी नहीं करना। ओके, इसका मतलब ये था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की
कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उसे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। ओके, ध्यान रखना। तो जो स्त्रियों का विवाह होता था वो अपने पद से थोड़ा सा, अपने जो स्तर है उससे ऊंचा ही किया जाता था। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। यानी कन्यादान, कन्या को हम लोग दान कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं ना, किसी इंसान को दान करना ये कहां तक सही है? आप मुझे बताओ। कन्यादान आप सही वाक्य समझते हैं, लेकिन आप इसका अर्थ निकालोगे कन्या को दान कर रहे हैं। कन्या को दान करने का मतलब कन्या को यहां पर वस्तु मान लिया है। कभी आपने सुना है पुत्र दान? हाँ, नहीं सुना ना आपने। कन्यादान इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनका वस्तुकरण कर दिया गया था। दान किसका होता है? दान कभी इंसान का होता है क्या? किसी वस्तु का दान होता है, संपत्ति का दान होता दान होता है, कभी किसी वस्तु का दान होता है ना? महिलाओं का कभी दान होता भी नहीं है। तो कन्यादान के शब्द के माध्यम से हमें समझ में आता है कि उस समय पर महिलाओं का वस्तुकरण होना स्टार्ट हो चुका था, कि पिता जो है, पिता के पास एक बोझ है, पुत्री जो है दूसरों की संपत्ति है, उसकी सुरक्षा करना पिता का कर्तव्य है, उसकी सुरक्षा करना भाई का कर्तव्य है, और समय आने पर उसको अपने घर पे भेज दिया जाएगा, उसको दान कर दिया जाएगा। कहते हैं कि जिसने कन्यादान नहीं किया है उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। कुछ ऐसी बातें जोड़ दी गई हैं, कहीं ना कहीं ये गलत होती हैं, और आज का समाज भी इस बात को बड़े उत्साह के साथ जो है एक्सेप्ट करता है, मनाता भी है। लेकिन आप सभी लोग समझदार हैं, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि कन्यादान होता क्या है, और कन्यादान ने कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति को कमजोर किया है। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे। वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचार का भी आदान प्रदान होता था। तो आप सभी जानते हैं इस बात को कि शहरीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी थी, महाजनपद काल आ चुका था। धीरे धीरे ग्रामीण समाज है वो धीरे धीरे शहरों में चेंज हो रहा था। आज आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपके शहर में भी पहले के लोग जो होते होंगे वो गांव से तो आए होंगे। ओके, गांव में जो थी पहले सहयोग की भावना थी, सभी लोग आपस में मिलकर जो है कार्यक्रम में शामिल होते थे। आजकल तो बगल में कोई मर भी जाए तो भी हमें कोई मतलब नहीं है। आजकल तो फ्लैट सिस्टम आ चुका है, बगल में कौन रहता है वर्षों तक हमें मालूम चलते ही नहीं है, रहता कौन है। सब अपने काम से ऊपर आ रहे हैं, अपने फ्लैट में घुस जा रहे हैं, फिर ऑफिस जा रहे हैं, फिर वापस लौट के आ रहे हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे उस समय पर 600 ईस्वी की बात कर रहा हूँ, 600 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ, उस समय पर जैसे जैसे शहरों का निर्माण हुआ तो वहाँ पर अनेक क्षेत्रों के लोग आना स्टार्ट हुए, क्योंकि शहरों में देखो जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं ना। अब कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, वो अपने अपने विचार रखते हैं, तो एक समन्वित संस्कृति का विकास होता है। ओके, तो इसी प्रकार से शहरों में देखा जाए तो समाज में भिन्नता देखने को मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा। आज आप देखोगे तो शहर के लोग बाग होंगे, उनकी सोच अलग प्रकार की होगी। ग्रामीण क्षेत्र के लोग होंगे, उनकी सोच में काफ़ी अंतर होगा। शहर का समाज अलग होगा और ग्रामीण क्षेत्र का समाज अलग होगा, ध्यान रखना। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। ओके, लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 से 200 ईस्वी के बीच में हुआ। ध्यान रखना कि जैसे जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो शहरी अर्थव्यवस्था में चेंज होती है, तो वहाँ के रूल कायदे कानून सब कुछ चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे सब कुछ चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप समझना कि समाज को रेगुलेट करने के लिए समाज किस प्रकार से चलेगा, समाज में लोगों का कर्तव्य किस प्रकार का होगा, हर एक जाति हर एक विशेष का कर्म किस प्रकार का होगा, अगर कोई अपने कर्म का पालन नहीं करता है तो किस प्रकार से वो दंड का भागीदारी होगा। जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं ना कि संविधान का निर्माण हुआ और संविधान के माध्यम से हमारा देश चलता है आज के समय में, उस समय पर भी ये धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र था, इसके माध्यम से हमारा चलता था समाज। ओके, मनुस्मृति का भी आपने नाम सुना होगा। जो दलित वर्ग के लोग होते हैं मनुस्मृति को चलाते हैं,
उसका रीज़न ही यही है कि उस समय पर जो व्यवस्थाएं बनी होती हुई थी वो महिलाओं के लिए और दलित यानी कि शूद्र के लिए काफ़ी बेकार स्थितियां थी, है ना। मनुस्मृति के बाद ही महिलाओं और शूद्रों की स्थिति में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। तभी तो ये जो आपके अंबेडकरवादी हैं वो मनुस्मृति को जलाते हैं। इसके एवज में जो दक्षिणपंथी के लोग होते हैं वो संविधान को जलाते हैं। ओके, अब आपको डिसाइड करना है कि मनुस्मृति के हिसाब से चलना चाहिए हमारा देश या फिर संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। आप मुझे बताओ कि संविधान के हिसाब से चलना चाहिए या फिर मनुस्मृति के हिसाब से। तो ध्यान रखना, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये बात आपको पॉलिटी में भी काम आएगी, है ना, क्योंकि इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से मनुस्मृति का निर्माण हुआ। तो मैंने आपको कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस प्रकार से शहरी अर्थव्यवस्था में चेंज हो रही थी और इसी को रेगुलेट करने के लिए ब्राह्मणों ने धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र का निर्माण किया। ये समाज को रेगुलेट करने का काम करती थी कि समाज चलेगा तो इस आधार पर, इस नियम से, इस कायदे कानून पर चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ओके। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए गए नियम का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। देखो, वैसे तो कहा गया कि ब्राह्मणों ने जो ये धर्म ग्रंथ बनाए हैं, जो मनुस्मृति बनाए हैं, ये सभी के लिए समान है, अच्छा है, समाज में गतिशीलता बनी रहेगी और समाज का हर एक वर्ग है वो खुश रहेगा। लेकिन देखा जाए तो ये धर्मसूत्र था, जो मनुस्मृति थी, इसमें वैश्यों के लिए, इसमें क्षत्रियों के लिए, इसमें ब्राह्मणों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थी। ओके, और दलितों को इनका सेवक बना दिया, शूद्रों को इनका सेवक बना दिया, महिलाओं का वस्तुकरण कर दिया गया कि महिला एक संपत्ति है, एक धन है। ओके, तो अगर देखा जाए तो इन धर्मसूत्र के माध्यम से, मनुस्मृति के माध्यम से ब्राह्मणों की वापस वापस जो है प्रतिष्ठा बढ़ी, क्योंकि कभी भी ये अपने खिलाफ थोड़ी बनाएंगे कि ब्राह्मणों को नीचे रख लें, ये नीचे पायदान पर रख लें। ओके, तो ब्राह्मणों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की गई। आप समझ सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल आया था, मैंने आपको पढ़ाया भी था उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से क्षत्रियों का वर्चस्व बढ़ा था, है ना। क्षत्रियों के पास एक विशाल सेना थी, क्षत्रियों के पास एक बहुत बड़ा राजकोष था, क्षत्रियों के पास एक विशाल भूमि थी। तो वापस ब्राह्मणों का वर्चस्व हो जाए, ब्राह्मणों को प्रतिष्ठा दिलवाने के लिए इन लोगों ने कुछ धर्म शास्त्र या फिर मनुस्मृति नाम की चीज बनाई, जिससे कि ब्राह्मणों को ऊपर पायदान पर लाया जा सके। और वो ऐसा हुआ भी सही, मनुस्मृति के माध्यम से वापस ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा बढ़ गई, समाज में इज्जत बढ़ गई, क्षत्रियों ने उनको अपना पुरोहित घोषित कर दिया। अब ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष है वो खत्म हो गया। ध्यान रखना, इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय भिन्नता, संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। देखो, आपको बताऊं कि ब्राह्मणों का वर्चस्व कहां पर था, जहां पर कुलीन वर्ग के लोग होते हों, जहां पर आर्थिक व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी चल रही हों। लेकिन देखा जाए जनजातीय क्षेत्रों में, तो जनजातीय क्षेत्रों में ब्राह्मणों का वर्चस्व आपको देखने को नहीं मिलेगा। जनजातीय क्षेत्रों में उनकी एक अलग से परंपराएं होती हैं, उन परंपराओं के हिसाब से वो काम करते हैं। ओके, तो आप ध्यान रखना, ब्राह्मणों के वर्चस्व और प्रतिष्ठा को अगर देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। इनमें पहले जो हैं आपके 4 उत्तम प्रकार के माने जाते हैं और बाकियों को निंदनीय माना जाता है। संभवतः ये विवाह पद्धतियाँ उन लोगों में प्रचलित थीं जो ब्राह्मणीय नियमों का अस्वीकार करते थे। देखो, वो सब बातें हैं ना कि आप कोर्ट मैरिज करोगे तो समाज में आपको स्वीकारता नहीं मिलेगी। हालांकि अब तो कोर्ट मैरिज आराम से, अब तो जो कोर्ट मैरिज है आराम से चल जाती है। अब कोर्ट मैरिज में कोई दिक्कत आती नहीं है। देखो, अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आप आईएएस ऑफिसर बन चुके हो, अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, अगर आपने अलग धर्म की लड़की से शादी कर ली, तो चल जाएगा। कोर्ट मैरिज आपके लिए सही है, फिर आपकी तारीफ होगी कि देखो एक आईएएस ऑफिसर बना और उसने कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जो हो सकता है कि शायद नौकरी ना लगे हों, बेरोजगार हों, एक दूसरे से प्रेम करते हों, अगर उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली तो समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा ना, समाज उनको स्वीकार नहीं करेगा। इसी प्रकार से आप समझना कि 8 प्रकार के विवाह जो हैं उनको स्वीकार किया गया है धर्मशास्त्र में। ओके, इनमें से इनमें सॉरी, स्वीकृति तो 4 को मिली है,
इनको हम लोग चारों को उत्तम मानते हैं और जो नीचे के 4 प्रकार के हैं उनको जो है हम लोग निंदनीय मानते हैं और समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। समाज कभी-कभी उनको बहिष्कृत कर देता है अगर इस प्रकार के शादी किए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे विवाह के प्रकार के बारे में। किस प्रकार के विवाह उस समय पर होते थे? आप ध्यान रखना, विवाह के प्रकार के बाद हम लोग विवाह के नियम के बारे में बात करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य में ही होते थे, यानी कि मान लीजिए एक जाति में ही विवाह हो रहा है। यह समूह एक गोत्र, कुल, एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों का हो सकता था। यानी कि मान लीजिए कुछ विवाह ऐसे तो होते थे कि जो एक ही गोत्र में शादी कर रहे हैं, एक ही जाति में शादी कर रहे हैं या फिर एक ही स्थान, यानी कि हम लोग जब शादी करते हैं तो हम लोग देखते नहीं हैं कि हमारे आसपास का कोई इंसान होना चाहिए, है ना? आसपास का कोई इंसान है तो हम लोग समझ सकते हैं उसके बारे में। हम लोग कोई लंबी दूरी के इंसान के साथ शादी नहीं करते किसी महिला की, किसी पुत्री की, किसी बहन की, ओके? बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं, है ना? बहिर्विवाह का मतलब ये है कि आपने अपने गोत्र से बाहर शादी की है, ओके? कुछ लोग मानते हैं जो अंतर विवाह करते हैं, यानी कि अपनी जाति, अपने गोत्र में विवाह करते हैं, ओके? कुछ बहिर्विवाह करते हैं जो अपने गोत्र से बाहर विवाह करते हैं। बहुपत्नी प्रथा भी एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी थी। उस समय पर बहुपत्नी रखना एक ट्रेंड था। तो आप समझ सकते हैं ना कि महिला महिला का एकदम से वस्तुकरण कर दिया गया। यानी कि एक पति जो है कई महिलाएं रख सकता है। क्या सार्थक चीज लगती है आपको ये? इसके माध्यम से भी आपको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं का वस्तुकरण कर दिया गया, यानी कि महिला वस्तु है। होता नहीं है कि एक इंसान है वो एक से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन रख सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक पति कई विवाह कर सकता है, ये गलत बात है, ओके? अगर एक पत्नी, एक महिला अगर अनेक पति रख ले तो क्या बोलते हैं कि इसका चरित्र खराब है, बोलते हैं ना? समाज में उसको मान्यता मिलेगी, क्या इज्जत होगी उसकी? अगर एक लड़की जो है अगर 4 पति रखती है तो यहां पर आपका उल्टा हो रहा है। पति अगर 4 पत्नी रख रहा है तो वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसकी औकात है, ये काफ़ी सम्मानित व्यक्ति है और राजा महाराज उस टाइम पर ऐसा करते थे। और यही बात अगर देखा जाए महिला करे तो उसका चरित्र खराब है। ये कहाँ तक आपको सार्थक प्रतीत होता है? लगता है आपको कि ये सही चीज़ है? यहीं से तो मालूम चलता है कि उत्तर वैदिक काल में लैंगिक भेद था। तो ये भी प्रथा काफ़ी प्रचलित थी कि एक पति जो है कई महिलाएं रख सकता है, कई पत्नियां रख सकता है। देखें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ मनुस्मृति पहली, चौथी और पांचवी और छठवीं विवाह पद्धति का उद्धरण करता है। पहली की हम लोग बात करते हैं, कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। वेदज्ञ वर यानी कि जो वेद को जानता हो, कन्या का दान कर दिया बहुमूल्य वस्तुओं, यानी कि वही दहेज प्रथा आ गई ना। दहेज प्रथा, 50 तोला सोना, है ना? उसको पिता आमंत्रित करेगा, उसको सौंप देगा, जाओ हमने आपको अपनी जो पुत्री है वो दान में दे दी। यहां से भी समझ में आता है कहीं ना कहीं महिलाओं का वस्तुकरण किया गया था। चौथी की हम लोग बात करते हैं, पिता वर वधु युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो, तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या को दे सकता है। ये अच्छी बात है ना? ये अच्छा विवाह है। चौथी जो विवाह पद्धति है बढ़िया है। वर को बुलाया और वर को समझा दिया, धमकी दे दी कि भाई ऐसा है, ढंग से मेरी बेटी को संभालना वरना गोली मार देंगे। पांचवी की हम लोग बात करें, वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता और इच्छा के अनुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। क्या? वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता इच्छा अनुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्राप्त करता है। यानी कि दहेज उल्टा मिल रहा है वधु को, है ना? परिवार को दहेज मिल रहा है। यह भी परंपरा प्रचलित थी, यह अच्छी परंपरा है, ये होना चाहिए। जिस पिता ने लड़की को बड़ी करने के लिए काफ़ी धन खर्च किया है तो ऑब्वियसली उसको दहेज मिलना चाहिए ना, लड़की को दहेज मिलना चाहिए। छठी की हम लोग बात करते हैं, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है, ओके? ध्यान रखना, कहने का मतलब प्रेम विवाह, ओके? तो आजकल के ट्रेंड में भी
इस टाइप का जो विवाह है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आपकी विवाह पद्धति हो गई है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्त्री का गोत्र। ओके, स्त्री का गोत्र हम लोग बात करते हैं, क्या है स्त्री का गोत्र। एनसीईआरटीज में बहुत सारी बातें जो हैं बहुत यहाँ वहाँ से जो है एक तरह से रखी गई हैं। जबकि मैंने आपको जो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाई है, ईमानदारी से आप बताना कि उसमें कितना सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ लो 12th की 11th की, उसमें भी आपको इतना अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा जितना अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है। कोई सी भी किताब आप पढ़ लो, कोई सी भी किताब आप पढ़ लो, कोई सी भी आप एनसीईआरटीज पढ़ लो, उससे अच्छा कंटेंट आपको मेरे यहाँ पर मिलेगा जो मैंने आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाई है। ओके, विश्वास नहीं हो तो पढ़ के देख लेना। और जो भी बच्चे पढ़े हैं उनको वैसे भी मालूम है कि इससे अच्छा कंटेंट उनको कहीं मिल नहीं सकता है। वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाई है, उसमें एक एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से, सारांशित तरीके से मैंने आपको समझाया है उसमें। ओके, इससे कम नोट्स और इससे कम बातों में पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को समझना मुश्किल वाली बात हो जाती है। किताब आप पढ़ोगे कब से क्या हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन नोट्स पढ़ लोगे उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी पकड़ में होगी। ओके, ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं स्त्री का गोत्र। एक ब्राह्मणी पद्धति, देखिए यार एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी की बातों को ही पढ़ाऊंगा ना मैं। ओके, अब एनसीईआरटी से अलग बात क्या पढ़ाऊँ मैं आपको, सारी चीज़ तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वैसे। अब एनसीईआरटी में जो बात लिखी गई है उसको ढंग से मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या हो सकता है कि शायद आप एनसीईआरटी में जो लिखी गई बातें हैं उसका अर्थ आप कुछ और निकालो, है ना। तो वही सब बातें हैं जो आपको समझा रहा हूँ। बाकी तो अपनी हिस्ट्री तो पूरी हो ही चुकी है। एंशियंट हो गई, मिडिएबल हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गई, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, क्या बचा हुआ है। अब एनसीईआरटीज बची हुई है, एनसीईआरटीज कर लो। और पूरा सब्जेक्ट मैं आपको करवाता हूँ। रही बात ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी मैंने आपको पूरी करवाई है। ज्योग्राफी में आपको मैंने क्वेश्चन भी दिखाए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में आते हैं और हर एक क्वेश्चन बनेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ज्योग्राफी में। या जो भी बच्चे हैं पढ़े हैं उनको मालूम है, और जो नहीं पढ़े हैं हवा में बातें करते हैं तो उनको प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो हम लोग बात करते हैं स्त्री गोत्र। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कल हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको। ओके, तो ये सब बातें हैं जो हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। हम लोग समाज के बारे में पढ़ रहे हैं और समाज में हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं। समाज में किस प्रकार की जाति व्यवस्था थी, समाज में किस प्रकार के विवाह होते हैं, समाज में पितृ सत्तात्मक सत्ता थी या फिर मातृ सत्तात्मक। तो आप समझ सकते हैं कि आप ऊपर से लेकर नीचे तक आप जाओगे तो वहाँ पर आपको पितृ सत्तात्मक सत्ता ही मिलेगी। कुछ अपवाद हैं जिसमें कि हम लोगों ने प्रभावती गुप्त है उसके बारे में बात की थी कि जब उस राजा का पुत्र नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसने अपनी बेटी को ही महारानी बना दिया। फिर आगे आने वाले समय में उसका बेटा हुआ तो उसके बेटे ने शासन संभाला। सातवाहन में भी कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो आप समझ सकते हैं कि गौतमी उनकी माता थी, है ना। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, है ना। इस प्रकार के नाम आपको सातवाहन में देखने को मिलेंगे। तो दक्षिण भारत में आपको मात्र सत्तात्मक सत्ताएं भी देखने को मिल जाएंगी अनेक, है ना। देखा जाए तो कुलीन वर्गों में ही पितृसत्तात्मक सत्ता नहीं थी। जो आपके निम्न वर्ग के लोग हैं वहाँ पर भी आपको सत्ता देखने को मिलेगी पितृसत्तात्मक। ओके, ये सब चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार का समाज था। आगे हम लोग स्त्रियों के बारे में और चर्चा करेंगे कि स्त्रियों की जो स्थिति है उसमें किस प्रकार से गिरावट चली आई 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। देखो ये शुरुआत जो है आपकी उत्तर वैदिक काल से ही स्टार्ट हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल से ही ये शुरुआत आपकी हो चुकी थी। महिलाओं की स्थिति में जो गिरावट हुई थी उसको अगर देखा जाए तो, और आज भी महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट देखी जाती है। ठीक है ना। तो कल हम लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग वापस एक बार आते हैं। देखो ये आपके लिए जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, टेस्ट वेस्ट दो, है ना। हो सकता है कि आपको कुछ प्राइस मिल जाए। और ये हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, 6 मंथ का बैच है, जीएस बैच, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इसमें कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस,
500 आवर्स की फ्री PDF मटेरियल सब कुछ आपको मिलेगा। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो आप BS लाइव कोड का यूज़ कर लेना, ठीक है ना। अगर आपको 6 मंथ का लेना है, 12 मंथ का, 24 मंथ का, 36 मंथ का। और यहाँ पर जो है आपका कंपटीशन भी हो रहा है, 45 मिनट 60 क्वेश्चन 13 कॉम्बैट्स। और यहाँ पर प्राइज़ भी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये आपके टॉप 100 रैंकर हैं उनको 1000 का अमेजन वाउचर मिलेगा। ये सभी बातें हैं, तो ध्यान रखना, इन सबको ज्वाइन कर लेना। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, और हम लोग NCERTs को कंप्लीट करेंगे, कौन कौन सी मुख्य मुख्य बातें हैं। चलो ठीक है, ये मेरा ऊपर है BS लाइव भूपेंद्र सिंह टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा कोड है BS लाइव, इस कोड का यूज़ करते हुए आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। B फॉर भूपेंद्र, S फॉर सिंह, LIVE लाइव। ओके, चलिए।